अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तेरे को स्वरूप जान राग थे भई जो भक्ति आए को नमाई स्तुति को उचारी है। धन धन तीन हित काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक ये ग्रंथ अत्यंत वैराग्यमय चर्चा यहाँ चल रही थी। श्री दत्त नामक सेठ समुद्री मार्ग से लौट करके आ रहे थे। नौका टूट गई, सब कुछ डूब गया, बह गया। सारा धन, सारी संपत्ति और अनेक लोगों को उन्होंने मरते हुए देखा। मौत का वो दृश्य साक्षात उनकी आंखों के सामने घूमा। मौत को उन्होंने बहुत नज़दीकी से देखा था। लकड़ी का सहारा लेकर किसी द्वीप पर पहुंच गए और वहां पहुंचकर वैराग्य का चिंतन कर रहे थे। जगत का ये स्वरूप कितना क्षणभंगुर है। जगत कैसा है, हम कहाँ दौड़ते रहते हैं, कहाँ भागते रहते हैं, और काम तो जो होना होता है तो सहज हो जाता है। हम करते क्या हैं, करना क्या चाहते हैं और हो क्या जाता है। ये जगत का इसी प्रकार का स्वरूप समझना चाहिए। इस प्रकार चिंतन करते करते अब चूंकि है तो गृहस्थ दशा ही, किसी अनजाने द्वीप पर पहुंच गए थे। एक अजनबी व्यक्ति को अपने पास में आते हुए देखा और पास में देखकर अपना पूरा का पूरा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। मन में जो भाव होते हैं, अपने साथ जो घटना घटी है, उस पूरी घटना को सेठ ने उस अजनबी व्यक्ति के सामने प्रस्तुत कर दिया। देखिए, लेकिन अब घटना आगे क्या घटती है। आगंतुक की मायाचारी, 190 नंबर पेज।
यादृच्छिक इवायातस्तत्कृच्छ्रं सोऽपि शुश्रुवान् संसतौ व्यवहारस्तु नहि माया विवर्जित। उस पुरुष ने भी बिना मतलब से आए हुए के सदृश उनका कष्ट सुना। निश्चय से संसार में व्यवहार माया से रहित नहीं होता। देखो क्या कह रहे हैं, बिना मतलब से आए हुए उस व्यक्ति का सारा कष्ट उसने सुना, माने वो सुनना तो नहीं चाहता था, ऐसा भाव व्यक्त कर रहे हैं। उसको क्या मतलब था, कोई आदमी कहीं से आया है और कहीं उसके साथ में क्या घटना घटी है, क्या हो गया है, तो क्या मतलब है, लेकिन फिर भी अब वो सुन लिया उसने। देखिए सरल अर्थ, श्रीदत्त सेठ के पास किसी अज्ञात प्रयोजन से आए हुए उस आगंतुक ने श्रीदत्त सेठ का कष्ट दुख सहजता से सुन लिया, क्योंकि संसार में प्रायः मायाचार रहित व्यवहार होता ही नहीं है। ये कुछ गलत लिख रहा है क्या? नहीं, श्रीदत्त सेठ के पास किसी अज्ञात, हाँ श्रीदत्त सेठ के पास आए ना, ये गया था किसके पास? नहीं, ये तो वहाँ जहाज टूटने पर किसी अनजाने द्वीप पर पहुंच गए और ये विचार कर रहे थे, अकेले थे, कोई नहीं था, और उधर से कोई व्यक्ति आ रहा था और सड़क चलते किसी व्यक्ति को इन्होंने पकड़ करके सुना दिया। बात कह दी अपनी, होता ही है ऐसा। विशेषार्थ, प्राय संसार में लौकिक व्यवहार अपनी अपनी भूमिका के अनुसार ही होता है। उत्तम आर्जव धर्मधारक श्रावक को भी दो कषाय चौकड़ी के उदय से यथा योग्य माया कषाय रहती ही है। उसे अनंतानुबंधी एक कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक उत्तम आर्जव धर्म रहता है। देशव्रती श्रावक के दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक उत्तम आर्जव धर्म होता है, और मुनिराज के तीन कषाय चौकड़ी के अभाव से प्रकट वीतरागता रूप उत्तम क्षमादि धर्म होते ही हैं। देखो हम सब 10 लक्षण धर्मों के संक्षिप्त स्वरूप को जानते हैं। उत्तम क्षमा क्रोध के अभाव में होती है, उत्तम मार्दव मान कषाय के अभाव में होता है, उत्तम आर्जव धर्म मायाचार के अभाव में होता है। तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में मायाचार का अभाव है या नहीं है? है, लेकिन कितना? जितनी कषाय चौकड़ी गई ना, माने मायाचार 4 प्रकार की, 4 प्रकार की मायाचार। कौन कौन सी? अनंतानुबंधी माया, अप्रत्याख्यान माया, प्रत्याख्यानावरण माया और संज्वलन माया। 4 प्रकार की मायाचार है। क्रोध भी 4 प्रकार का है, मान भी 4 प्रकार का है, माया भी 4 प्रकार की, लोभ भी 4 प्रकार की है। चौथे गुणस्थानवर्ती होता है सम्यक दृष्टि, गुणस्थान होता है चौथा। उस चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव के अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ खत्म हो गए, एक कषाय चौकड़ी खत्म हो गई उसके। तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया भी नहीं है, अनंतानुबंधी माया नहीं है उसकी। 5वें गुणस्थानवर्ती के अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण ये दोनों चले गई, तो इतनी मायाचार नहीं है। मुनिराज के जीवन में प्रत्याख्यान भी चले गई, इतनी मायाचार नहीं है। संज्वलन जन्य रह सकती, संज्वलन तो पानी पर चलती हुई लाइन जैसी है, रेखा जैसी है। चलिए, तो ये उत्तम क्षमादि धर्म भूमिका के अनुसार लोगों के जीवन में होते हैं। श्रीदत्त सेठ को ले जाना, कहाँ ले जा रहा है भाई? देखो, श्रुत्वा मिषेण केनापि नीत्वा राजत भूधरम स्वागते कारणम सर्वमवाणित वणिकपते। उसने श्रुत्वा सेठ के दुख को सुनकर किसी बहाने से विजयार्ध पर्वत पर ले जाकर सेठ से अपने आने का कारण कहा। किसी बहाने से वो सेठ को ले गया
कहाँ ले गया? विजयार्ध पर्वत पर ले गया। कौन ले गया? वो अनजान व्यक्ति जिसके चित्त में कुछ न कुछ मायाचारी चल रही थी। इनको तो दुखड़ा सुना और कोई बहाना बनाया, कोई बात कह करके उसे ले गया ऊपर। विजयार्ध कहाँ है ये तो पता ही है ना। तो 5 प्रदेश खंड में एक हाँ, 5 और एक आर्यखंड, हाँ, इनके बीच में नहीं है, इनके डिवाइड करता है। 6 को बांटने वाला। 3 म्लेच्छ खंड जिसके उत्तर में है और 2 म्लेच्छ और 1 आर्यखंड जिसके दक्षिण में है। ऐसा बीच में पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ 50 योजन विस्तार और 25 योजन हाइट वाला ये विजयार्ध पर्वत है ना। बीच में 50 योजन विस्तार है उसका, हाइट 25 योजन है उसकी, रजतमय है, चांदी की तरह चमकता हुआ। तदनंतर वह आगंतुक मनुष्य श्रीदत्त सेठ को किसी बहाने विजयार्ध पर्वत पर ले गया और वहां जाकर एक कथा के माध्यम से वह अपने आगमन का कारण सविस्तार बताने लगा। अब नई कथा जुड़ रही है। एक कथा बीच में हुई श्रीदत्त सेठ की, अब कहानी नई और एक उपकथा। कैसे देखो कहानियों में कहानियां जुड़ती चली जा रही हैं। नई कहानी उपकथा 6, आगंतुक से वृत्तांत सुनना। हाँ, वो भी सुना रहा है आगंतुक भी। विजयार्ध गिरावसी दक्षिण श्रेणी मंडने गांधार विषये ख्याता नित्यालोकांगयापुरी। विजयार्ध पर्वत पर दक्षिण श्रेणी के भूषण स्वरूप गांधार देश में प्रसिद्ध नित्यालोक नाम की नगरी है। देखो विजयार्ध पर्वत का थोड़ा बहुत परिचय तो आप लोगों को है ही। भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हम लोग रहते हैं। आर्यखंड 238 योजन का है, 238 योजन, जिसमें हमारी जो दुनिया दिखती है ये दुनिया सिर्फ मध्य में 2 योजन के आसपास है। पूरा विश्व, अमेरिका, लंदन, जापान, रूस, फ्रांस, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जो नाम आप लोग सारे जितने 200 देश हैं अपने यहाँ, ये सब के सब देश 2 योजन में आ जाते हैं। आर्यखंड कितना बड़ा है? 238 योजन का। 238 योजन क्रॉस करने पर पूरे वर्ष क्षेत्र का आधा ही तो होगा। पूरे भारत क्षेत्र का आधा नहीं है। आपने आधा बताया, 238 आधा हो गया ना। 238 का एक आधा हो गया। 238 प्लस 238 प्लस 50, 526 होगा। वापस सुनो है ना। कोई कंफ्यूजन हो तो क्लियर करो अपने उपयोग में। भारत क्षेत्र का विस्तार नॉर्थ साउथ डायमीटर, एरिया नहीं, ऊंचाई नहीं, नॉर्थ साउथ जो एरिया है स्ट्रेट लाइन, वो 526 सहित 6/19 योजन है। 526 योजन का है भारत क्षेत्र। उस भारत क्षेत्र के बिल्कुल सेंटर में, जैसे ये भारत क्षेत्र है, ये पूरी टेबल जैसा, यहां से लेकर के यहां तक भारत क्षेत्र है। इसके बिल्कुल सेंटर में 2 हिस्से करता हुआ 50 योजन चौड़ाई वाला ऐसा बीच में विजयार्ध नाम का पर्वत है। ऐसे 50 योजन चौड़ाई का है। तो 526 में से 50 योजन चौड़ाई के विजयार्ध को लेस कर दो, 476। अब 476 में का आधा उस तरफ है नॉर्थ में और आधा है साउथ में, माने 238 योजन नॉर्थ में है, 238 योजन साउथ में। साउथ में जो है ना, हाँ, उस पे भी मलिच खंड है ना 2 साइड। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ये तो नॉर्थ साउथ की बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन है, एरिया थोड़ी ना कह रहे हैं हम तो डायमीटर की बात कर रहे हैं। नहीं समझे आप? नहीं समझे, एरिया की बात नहीं, डायमीटर की बात कर रहे हो। हाँ तो डायमीटर ही है। 1 लाख योजन क्या है बताओ जम्बूद्वीप का? डायमीटर है। बस तो फिर वही उसी का 190वां भाग है। 1 लाख में 190 का भाग दो। भरत से विश्वकंभो जम्बूद्वीप से 90 भाग है। भरत है षड्विंशति पंच योजन शत विस्तार है षट 53 भाग योजन से। 2 सूत्र दिए तीसरे अध्याय में उमा स्वामी आचार्य देव ने। तो मुझे ये कहना है कि बीच में जो 50 योजन का जो विजयार्ध पर्वत है,
वो 50 योजन का विजयार्ध पर्वत दोनों साइड से 10-10 योजन ऊपर गया, दोनों साइड से, और फिर 10-10 योजन कट गया। ऐसे 50 योजन लंबाई थी, दोनों साइड से 10-10 योजन स्ट्रेट दीवार जैसे चलने पर फिर दोनों साइड से कट गया, सीढ़ी जैसा बन गया, सीढ़ी जैसा बन गया। ये कट है, 30 रह गया, 30 रह गया, लेकिन 10 उधर है और 10 इधर है, तो 10 नॉर्थ की तरफ से, अभी पहाड़ ऊपर तक है, 10 योजन और ऊपर जाएंगे, फिर 10-10 योजन और कट जाएगा दोनों साइड से, मतलब सेकंड उसका स्टेप और आएगा, सेकंड कटनी। हाँ, और फिर शिखर पे पहुंचेंगे 5 योजन और ऊपर जाकर, मतलब 25 योजन हाइट है। अभी ये कहना है कि फर्स्ट लेवल जो आया था 10 योजन पर, जो कट गया था इधर भी और उस साइड भी, तो उस साइड है नॉर्थ साइड, जो अभी दिख नहीं रही क्योंकि तो क्रॉस करके आना पड़ेगा, और ये है साउथ साइड। अपन लोग साउथ में, आर्यखंड में, आर्यखंड के व्यक्ति को उस विजयार्ध पर्वत के ऊपर ले गया वो आदमी, वहाँ 10 योजन की हाइट पर वहाँ नगरिया बनी हुई है उस सरफेस पर। 10 योजन जो एरिया है ना, उस 10 योजन लेंथ वाले एरिया में, जिसकी ये विस्तार बहुत बड़ा होगा, 10 योजन ऊपर, 10 योजन कट गया, अब कटने के बाद ये विस्तार तो बहुत लंबा है, इसके ऊपर टोटल 60 नगरियां हैं और 50 पीछे, 110 नगरियां हैं। नॉर्थ की साइड वाला जो कटनी थी वहां भी नगरियां हैं, यहाँ जो नगरियां हैं वो भी हैं, और टोटल मिलाकर के 110 नगरियां हैं विजयार्ध पर्वत की उस फर्स्ट श्रेणी पर, फर्स्ट लेवल पर 110 नगरियां। आप पता है ये जो नगरियां हैं, ये नगरियां हैं विद्याधरों की नगरियां। यहाँ विद्याधर रहते हैं विजयार्ध पर्वत पर 10 योजन की हाइट पर जाकर के। ये विद्याधर मनुष्य गति के जीव होते हैं, होते मनुष्य ही हैं विद्याधर। डरते हैं, काम करते हैं, खेती करते हैं, काम नाम करते हैं, ये सब होता है वहाँ। कहीं गेहूं की कर्म भूमि है वहाँ पर। 32,000 रानियां वहीं से आती है। 32,000 रानियां चक्रवर्ती की विजयार्ध पर्वत से ही आती है क्या? 32,000 मलेच्छ खंडों से आती है और 32,000 आर्यखंड से आती है। तो ये जो विजयार्ध पर्वत की जो श्रेणियां बतलाई गई क्या, जो 10 योजन की हाइट के ऊपर जो श्रेणी बतलाई गई, वहाँ जो नगरियां हैं, उन नगरियों में जो मनुष्य गति के जीव रहते हैं, वहाँ पर ये ले गया। उसमें एक नगरी का नाम था गांधार देश और नित्य लोक नाम की नगरी। समझ में कौन सी जगह पर है ये? गांधार देश, दक्षिण श्रेणी। वापस देखो, वापस पढ़ता हूँ। विजयार्ध पर्वत पर दक्षिण श्रेणी, क्या मतलब? एक उत्तर साइड में है और दक्षिण साइड में है। उत्तर साइड में जो है वो मलेच्छ खंड से लगी हुई है, जुड़ी हुई है। दक्षिण साइड वाली आर्यखंड से जुड़ी हुई है। हम लोग आर्यखंड में रहते हैं। कहते हैं जम्बू द्वीप भरत क्षेत्र आर्यखंडे, आर्यखंड में रहते हैं हम। ऐरावत की बात नहीं है यहाँ। देखो, दक्षिण श्रेणी के भूषण स्वरूप, माने दक्षिण श्रेणी पर बहुत सारी नगरियां हैं, उनमें प्रमुख गांधार नाम का देश और उस देश में प्रसिद्ध नित्यालोक नाम की नगरी है। ठीक, विजयार्ध पर्वत पर दक्षिण श्रेणी के आभूषण रूप एक गांधार नाम का देश है और उस देश में नित्यालोक नाम की अति सुंदर नगरी है। नित्यालोक नगरी के राजा रानी का परिचय। अब वो कहानी तो वहीं छूट गई थी, उसको ध्यान रखना, उस कहानी को, श्रीदत्त सेठ वाली कहानी, वो प्रसंग को कहीं ले जा करके कहीं ना कहीं तो करेंगे, वो जोड़ेंगे उसको। अभी बीच में नई बात शुरू कर दी, नई कथा शुरू कर दी। ये जो उसको लेके गया था ऊपर, वो सुना रहा है अपनी कहानी। वो सुना रहा है आगंतुक। पहले तो सुनाई श्रीदत्त सेठ ने, मेरे साथ ये हो गया, कि मेरे साथ ये घटना घट गई अजनबी आदमी को। अब वो व्यक्ति श्रीदत्त सेठ को लेकर के विजयार्ध में ले गया। अब वो विजयार्ध में ले गया, वहां नई कहानी शुरू हो रही है। वहां कहानी सुना रहा है, वो वृत्तांत सुना रहा है। नित्यालोक नगरी के राजा रानी का परिचय। गरुड़ वेग नामास्याम राजा राज्ञी तु धारिणी पुत्री गंधर्व वदत्ता भूत भूत्सापि यवीयसी। इस नगरी में
गरुड़ देश नाम का राजा, गरुड़ वेग नाम का राजा और इसकी धारणी नाम की रानी है। ठीक, गरुड़ वेग और धारणी, और इन दोनों के गंधर्व दत्ता नाम की पुत्री है, और वह पुत्री अब जवान भी हो गई है, युवा हो गई है। ये जो आगंतुक है वही है क्या? अभी देखो क्या कह रहे हैं, गंधर्व दत्ता तो पुत्री है भाई। नहीं, ये ना गरुड़ वेग ना राजा का, वो तो राजा रानी। अभी वो आगंतुक जो था वो आगंतुक कहानी सुना रहा है। ये कह रहे हैं आगंतुक ही क्या और राजा? नहीं, वो आगंतुक प्रसंग सुना रहा है, और प्रसंग सुनाते हुए कहा वहाँ एक राजा राज्य करते हैं, गरुड़ वेग नाम है, धारणी उसकी रानी है और गंधर्व दत्ता उसकी पुत्री है। सरल अर्थ, नित्यालोक नगरी में गरुड़ वेग नाम का राजा है, उसकी अति सुंदर रूपवती और अतिशय धार्मिक धारणी नाम की रानी है। उन दोनों की गंधर्व दत्ता नाम की एक कन्या है जो अब यौवन अवस्था को प्राप्त विवाह योग्य भी हो गई है। ज्योतिषी का कथन। अब ये कह रहा है कहानी आया किसी मतलब से था क्या, अब वो मतलब सिद्ध होने वाला है, बताने वाला है। तो ज्योतिषी ने कुछ वचन कहा था। क्या कहा था? वीणा विजयिनो भार्या राजपुर्यामियं भवेत् भूमाविति मुहूर्तज्ञ जनलग्ने वै। क्या कह रहे हैं? ज्योतिषियों ने गंधर्व दत्ता के जन्म समय में इस प्रकार कहा कि यह कन्या राजपुरी में भूमि गोचरियों की वीणा बजाने में विजयी पुरुष की पत्नी होगी। राजपुरी नगरी तो वही है जहाँ से आया है, जहाँ से वो आया है। अभी राजपुरी नगरी से आया है, और ज्योतिषियों ने कह दिया कि भाई तुम लोग तो विद्याधर हो, लेकिन तुम्हारी जो गंधर्व दत्ता नाम की पुत्री है जिसका जन्म हुआ है, इसका विवाह भूमि गोचरी के साथ में होगा। विद्याधर होते हैं विद्याओं में निपुण, विद्याधर होते हैं आकाश मार्ग से गमन करने वाले, विद्याओं के स्वामी। अनेक प्रकार के चमत्कार और रिद्धियां विद्याधरों के पास में होती है। दो तरह के मनुष्य कहे हैं, एक भूमि गोचरी और एक विद्याधर। तो हम लोग सब भूमि पर चलने वाले लोग हैं, और वो विद्याओं के बल पर भी आकाश में भी चल लेते हैं। तो कहा तुम तो विद्याधर लोग हो, लेकिन तुम्हारी पुत्री जो हुई है, इस पुत्री का विवाह राजपुरी नगरी के किसी एक व्यक्ति के साथ में होगा जो वीणा बजाने में निपुण होगा और विजयी होगा वहाँ किसी कंपटीशन में, और वो राजपुरी का निवासी उसके साथ में होगा। ये ऐसी ज्योतिषियों ने घोषणा करी हुई है पहले। देखिए, राजकुमारी गंधर्व दत्ता के जन्म के समय ज्योतिषियों ने भविष्य कथन किया था कि भूमि गोचरियों में राजपुरी नगरी का जो मनुष्य इस कन्या को वीणा वादन में पराजित करेगा, बहुत सुंदर वीणा बजाती है, और जो इसको वीणा में पराजित कर देगा वही इस कन्या का पति होगा। राजा रानी के विचार 2 श्लोक दिए हैं, 32-33 नंबर। तदर्थम पार्थिव साधर्मे कांते कांतयातया मंत्रयित्वा तदन्ते मां मंदप्रीतिरादिशत् कुलक्रमागता मैत्री श्रीदत्ते नास्ति नस्ततः गत्वा सत्वरमत्रैव सोयमानीयतामिति। अत्यंत प्रीति रखने वाले उस राजा ने एकांत में अपनी स्त्री के साथ इस कार्य के लिए सलाह करके पश्चात मुझको आज्ञा दी। पथिक कह रहा है, वो अजनबी व्यक्ति जो आगंतुक जो आ गया था ना, वो कह रहा है कि वो राजा रानी की पुत्री थी, ऐसी ऐसी घोषणा हुई थी, और उन्होंने मेरे को एकांत में चर्चा करके आज्ञा दी। कुल परंपरा से आई हुई हमारी मित्रता श्रीदत्त सेठ के साथ है, इसलिए शीघ्र जाकर उन्हें यहीं ले आओ, ऐसी आज्ञा दी। क्या कहा? पता क्या तो पड़ा कि वहाँ पे श्रीदत्त सेठ आए। अब ये देखो, अब ये मायाचारी कर रहा है जो भी है, ये तो आगंतुक की मायाचारी बतलाई ना। अब ये कहानी गढ़ दी इसने,
और कहानी गढ़ करके कह दिया, राजा रानी ने कह दिया तुम तो जाओ और जा करके वहाँ श्रीदत्त सेठ है, तुम उसको ले आओ। नाम तो उसने बता दिया होगा अपना नाम पहले। नाम तो खुद तुम बताया ही, मैं राजपुरी का हूँ, श्रीदत्त सेठ हूँ, ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया था। सारा भेद तो उसने बता दिया, और जैसा भेद बतलाया वैसा सामने ज्योतिषी भी वैसा ही बोलने लगते हैं। पहले आप ज्योतिषियों के पास जाकर अपना पूरा भेद कह देते हो, फिर उससे वो परिस्थिति को भाप करके फिर वो बात कहने लगते हैं। ऐसा ही होता है, और क्या भाई। बिना प्रयोजन तो कोई जाता नहीं है। प्रयोजन अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन के बिना तो कौन व्यक्ति ज्योतिषी के पास जाकर के जन्म पत्री दिखाएगा। अब जन्म पत्री दिखाई तो वो पूछता है बोलो क्या बात है, तो फिर ये अपना दुखड़ा पूरा रो देता है। अब ये ज्योतिषी के पास में अपना पूरा दुखड़ा रो देता है तो ज्योतिषी समझ जाता है क्या समस्या है। अब उसमें थोड़े से नमक मिर्च लगा करके और वो बात को बना देता है कहानी, और ये सोचने लगता है बात तो मन में भी बता देता है। चलो खैर देखो क्या हुआ आगे। सरलार्थ राजकुमारी गंधर्व दत्ता के विवाह योग्य हो जाने पर राजा ने अपनी रानी धारिणी के साथ एकांत में चर्चा की और उन्होंने मुझे हर्षपूर्वक आज्ञा दी कि राजपुरी नगर निवासी श्रीदत्त सेठ से हमारी कुल परंपरा से ही मित्रता है, अतः तुम वहां जाकर उन्हें किसी भी प्रकार यहाँ ले आओ। क्या क्या है देखो आप, अपरिचित व्यक्ति का परिचय। अब वो अपरिचित व्यक्ति जो है ना उसका परिचय बताते हैं। भवन्तं परतंत्रोऽयं मौघ्रंश भ्रांति मावहन् नाम्ना धरः कृतिर्भूम्ना पुनरानीतवानिति। धर नाम का पराधीन सेवक मैं, धर नाम बतलाया इसने खुद का, धर नाम का पराधीन सेवक मैं कार्य की गुरुता से अत्यंत आवश्यक कार्य होने से आपको नौका के नाश होने के भ्रम को उत्पन्न करके पश्चात यहाँ लाया हूँ। इस प्रकार उसने श्रीदत्त सेठ से कहा। नौका डूबी नहीं क्या? मैंने डुबोई थी। विद्याधर थे, अनेक प्रकार की विद्याओं वाले। तो उन्होंने कहा कि मैंने ही ऐसा किया, तुमको लेने के लिए जा रहा था, वैसे तो तुम कैसे आते, इसलिए मैं ही तुम्हारे साथ ही व्यवस्था बैठा करके यहाँ लाया हूँ। हाँ, मेरा नाम धर है, मैं राजा का आज्ञाकारी सेवक हूँ। अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होने से मुझे शीघ्र ही राजा गरुड़ वेग के समक्ष आपको विवाह कार्य हेतु लाने का आदेश था। अतएव आपके चित्त में नौका डूबने का भ्रम उत्पन्न करके युक्ति पूर्वक आपको यहाँ लाया हूँ। धर ने ऐसा सत्य कथन श्रीदत्त सेठ से कहा। देखिए कि कहानी कहाँ से कहाँ घूम गई। माने पिछली जो कहानी थी उस पिछली कहानी से इस कहानी को इन्होंने जोड़ दिया। सत्य स्थिति सुनकर श्रीदत्त सेठ आनंदित हुए। धन गया नहीं, पैसा डूबा नहीं होगा, सब कुछ बच जाएगा। माने अभी जो मौत को सामने से देखा था, देखो अब देखो क्या होती है स्थिति, परिस्थितियां संभल जाती हैं, सब भूल जाता है आदमी। अभी जो एकदम मौत 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 दिख रही थी और जो वैराग्य भाव जाग रहा था, अब परिस्थितियां बदल गई, अब वो सब भूल भाल गया। अब मंगल गान गाए जाएंगे। देखो सत्य स्थिति सुनकर श्रीदत्त सेठ आनंदित। श्रीदत्तोपि तदा कण्य तुतोष सुतराम सौ दुःखस्यानन्तरं सौख्यमतिमात्रं हि देहिनाम्। श्रीदत्त सेठ भी यह बात सुनकर अत्यंत संतुष्ट हुए। निश्चय से जीवों के दुख के बाद सुख का मिलना अत्यंत सुखकर होता है। क्या अरे यार, जान अभी तक तो जान बचने से ही संतुष्ट था, अब धन भी बच गया और परिवार भी मिल गया, सब कुछ। अनजान देश में आ गया था ना, अब सही जगह पे पहुंच जाएगा। अभी देखो
धर नामक विद्याधर से सत्य कथन सुनकर श्रीदत्त सेठ को अत्यंत आनंद हुआ, क्योंकि दुख कष्टों के पश्चात मिलने वाला सुख जीव को अत्यंत आनंददायक लगता है। सारी घबराहट मिट गई, सारी चिंताएं मिट गई। ऐसा होता है ना, अभी तो सोचो एकदम ऐसी खबर मिले आपको कि आपके बच्चे का किडनैप कर लिया गया, और फिर ये खबर मिले कि किडनैप कर लिया गया, और फिर सूचना आए कि उसको मार दिया गया। अब आपको कैसा लगेगा? और कहा कि इसकी डेड बॉडी लेने के लिए आ जाओ, अब क्या होगा बोलो? खुद के अटैक आ जाएगा। अब जैसे तैसे करके वहां पहुंचा तो मस्त हंसता हुआ बच्चा सामने नाश्ता कर रहा था, कचौरी पकौड़ी खा रहा था। अब बोलो, और कहा कि नहीं ये तो आपको यहाँ लाने के लिए हमने ऐसा खेल रचा था। अरे जान में जान आई है। बोलो कैसी स्थिति है? ऐसी दशा नहीं है इसकी। सारा जहाज टूट गया, ये हो गया, सारा क्या खेल खेल दिया यहाँ। विशेषार्थ देखो, श्रीदत्त सेठ अपनी नौका के डूबने नष्ट हो जाने के कारण दुखी हो गए थे। जहां जीवित बचने की भी संभावना नहीं थी, वहां इस प्रकार के अनुकूल संयोग मिलने की कल्पना स्वप्न में भी नहीं थी। ऐसी दुखद मानसिक स्थिति में यह जानकर कि नौका सुरक्षित है, सर्व धन भी सुरक्षित है, और अब अपने मित्र वे भी राजा से मिलना होगा, ऐसा जानकर श्रीदत्त सेठ का आनंदित होना स्वाभाविक है। अत्यंत प्रतिकूलताओं के पश्चात मिलने वाली अनुकूलता अति आनंददायी होती है। क्या माने, आप इस बात को, कितनी घटनाएं आप सोच सकते हो। एकदम सारा धन चला गया, चोरी चला गया, सब कुछ, और कहीं कोई मिलने की संभावना नहीं है, और फिर अचानक आपको वो सारा का सारा मिल जाएगी। ये तो तुम्हारे घर में सुरक्षित पहुंच गया हो, जिससे तुम परेशान हो रहे थे, ये सब हो गया काम अनुकूल। मित्र भी मिल गए, नौका भी सुरक्षित मिल गई। नहीं हो जाता है ऐसा, माने पुण्य का उदय हो तो इस प्रकार की परिस्थिति अभी कहाँ घटना घटी थी ऐसी। क्या तो किसी के कान का गिर गया सोने का, नैरोबी की घटना है, नैरोबी की मंदिर, तो वो पता नहीं कहाँ गिर गया। घर पहुंचने पर देखा, तो तुम्हारे इनके साथ भी होता रहता है बहुत। हाँ, ज्यादा है फिर भी जाता नहीं है। हम नहीं होता, मिल जाता है। तो क्या हुआ, सब जगह देख लिया, घर जाकर के देखा तो अचानक दिखा नहीं है, कहीं भी सारे देख लिया, बिस्तर देख लिए, घर देख लिया, छान मारा, तो कहीं कोई मिलने की संभावना नहीं थी। और सुबह से शाम हो गई तकलीफ पाते हुए, और दूसरे दिन सुबह भी कोई मिला नहीं, कोई संभावना नहीं थी। मंदिर जाकर के वापस आ गए। दूसरे दिन सुबह झाड़ू वगैरह जब लगी तो मंदिर वाले किसी व्यक्ति का फोन आया कि साहब ये मिला है आपका, ये यहाँ मिल गया है। वो मंदिर में गिर गया था कहीं। कैसे, कितनी प्रसन्नता होती है एकदम, सोने की कोई भारी महंगी चीज जो गिर जाए। और हाँ, तो देखिए, खैर श्रीदत्त सेठ का राजा से मिलना, अब राजा से मिलने चले गए। असुखायत वैश्योपी खेचरेन्द्रावलोकनाथ मित्रं धात्री पतिं लोके गोपर पश्यत सुखी। श्रीदत्त सेठ भी विद्याधरों के स्वामी के दर्शन से अत्यंत सुखी हुए। इस संसार में मित्र राजा को देखने वाले से दूसरा कौन सुखी है? दो राजा मेरा दोस्त, अभी आपको पता लग जाए क्या कि ये जो प्रधानमंत्री जो बन रहा है ना, ये या बन गया है, या समझो यहाँ का जो मुख्यमंत्री की जो शपथ जो मिलने वाली है परसों, जिसको मिलने वाली है, आप तो उसे जानते ही नहीं हो, लेकिन कभी कदाचित अचानक वो संदेश भेजे कि अरुण जी आ जाओ। हमें क्यों बुलाया पता नहीं। बोले तुम्हें ध्यान नहीं है, अपन स्कूल में साथ में पढ़ते थे। फिर कितनी प्रसन्नता होगी कि यार मुख्यमंत्री मेरा दोस्त, मुझे तो ध्यान ही नहीं था, शक्ल बदल गई, नाम बदल गया, कुछ भूल गए, कुछ याद नहीं था। अब कौन कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और उसने याद दिलाई ये बात। अब याद भी आ गया, मिलने के लिए भी बुला लिया। बोलो, राजभवन में बैठ करके तुम्हें खाने के लिए बुलाया है, कैसा लगेगा? यार
कहाँ हो गई बात? इससे कह रहे हैं राजा को देखने वाले, मित्र राजा को देखने वाले से दूसरा कौन सुखी है? अब इससे ज्यादा और क्या क्या सुख होगा? राजा ही अपना हो गया। मित्र हो गया राजा। अब देश में कौन अपने विरोध में चलेगा? राजा ही मेरा दोस्त है। देखो श्रीदत्त सेठ भी विद्याधरों के स्वामी राजा गरुड़वेग अर्थात अपने मित्र से मिलकर अत्यंत सुखी हुए, क्योंकि जिसका मित्र राजा हो उससे मिलने वाला मनुष्य अपने को संसार में अत्यंत सुखी मानता है।